प्यारे बच्चों, एक छोटे से खूबसूरत से गांव में एक नन्ही सी प्यारी सी फूलों ऐसे गालों वाली बच्ची रहा करती थी। उसका नाम पता है क्या था? उसका नाम था गुड्डू रानी। हाँ तो बच्चों, गुड्डू रानी सुबह की आजान के वक्त उठती, वुजू करती, अपनी अम्मी के साथ नमाज पढ़ती और नाश्ते से फारिग होकर स्कूल जाने की तैयारी शुरू कर देती। स्कूल में जी लगा कर पढ़ती, अपनी उस्तानियों की हर बात पूरे ध्यान से सुनती, इसलिए उसे सबक भी अच्छी तरह याद हो जाता और वो इम्तिहान में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती। स्कूल की सारी उस्तानियां गुड्डू से बहुत ही प्यार करती थी। गांव के लोग, अजीज, रिश्तेदार सभी उसे बहुत पसंद करते थे, शाबाश देते, दुआएं देते। मगर बच्चों, कभी कभी गुड्डू बहुत उदास हो जाती। जानते हो बच्चों क्यों? इसलिए कि गुड्डू के अब्बू गांव से 1000 मील दूर अपने ही मुल्क के एक शहर में मुलाजमत करते थे। वो साल भर में सिर्फ 15 दिन के लिए आते। गुड्डू के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ, प्यारी प्यारी कहानियों की किताबें लाते और गुड्डू की तो जैसे ईद ही हो जाती। जितने दिन गुड्डू के अब्बू घर में रहते ना, वो हर वक्त हंसती रहती। फिर जिस दिन वो वापस चले जाते, गुड्डू का दिल बुझ सा जाता। वो स्कूल आते जाते हसरत से उस पक्की सड़क को देखा करती, जिस पर आती जाती मोटरें, लारियां किसी को मिलाती हैं तो किसी को जुदा कर देती हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ, साल गुजर गया, 3 महीने और गुजर गए, मगर गुड्डू के अब्बू घर नहीं आए। गुड्डू ने देखा उसकी अम्मी भी हर वक्त चुपचाप उदास उदास सी रहने लगी है। एक दिन गुड्डू ने अम्मी से पूछा, अम्मी आप हर वक्त उदास क्यों रहती हैं? मैं नहीं बेटी, मैं तो उदास नहीं रहती, मगर हर वक्त चुप तो रहती है ना। अरे नहीं, जिसे अल्लाह ने तेरी जैसी प्यारी सी बेटी दी हो, उसे उदास या चुप रहने की क्या जरूरत है? अच्छा ये बताओ, इस बार अब घर क्यों नहीं आए? देखो बेटी, जिस महीने वो काम करते हैं ना, वहाँ काम ज्यादा होगा, छुट्टी न मिली होगी, इसलिए नहीं मिल सके। उन्होंने खत भी नहीं लिखा। अरे पिछले महीने तो उनका खत आया था, इस महीने क्यों नहीं आया? आ जाएगा बेटी, आ जाएगा। जाओ तुम थोड़ी देर बाहर खेलो। उस्तानी जी का हुक्म था, माँ बाप जो कहे ना उसे फौरन मान लो। इसलिए गुड्डू चुपचाप घर से बाहर निकल आई। सरसब्ज इलाका, बाहर का मौसम, हर तरफ सब्जा ही सब्जा, फूल ही फूल, खुशबू ही खुशबू और फूलों के आसपास उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियां। ऐसे में गुड्डू ने देखा एक प्यारी सी नाजुक सी तितली गुड्डू के करीब से उड़ती हुई गुजरी और फूलों से भरी हुई टहनी पर बैठ गई। गुड्डू ने उसे देखा और बोली, प्यारी तितली इधर आना, बेबी तितली इधर आना, मेरे अब्बू का पता लाना, बेबी तितली इधर आना। तितली ने ये आवाज सुनी तो गुड्डू की तरफ देखा और उड़ी और गुड्डू के करीब एक पत्थर पर बैठ गई। मुझे बुला रही हो तुम? मुझे आवाज दे रही हो? हाँ तितली, तुम्ही को तो आवाज दी है मैंने। कहो क्या बात है? तुम अपने पैरों के सहारे उड़ती हुई बहुत दूर दूर तक जाती होगी ना? हाँ, मैं पूरी वादी में घूमती हूँ, इस वादी से बाहर नहीं जाती। नहीं जा सकती? फिर तुम मेरा काम नहीं कर सकती बेबी तितली। काम तो बताओ बही। मेरे अब्बू यहाँ से हजारों मील दूर नौकरी करते हैं, वो बहुत दिन से घर नहीं आए, मैं उन्हें पैगाम भेजना चाहती हूँ। ये काम तो मैं नहीं कर सकती प्यारी बच्ची, मैं नहीं कर सकती। मेरे पास जितने खूबसूरत है इतने ही कमजोर भी, ये न तेज हवा बर्दाश्त कर सकते हैं न ज्यादा गर्मी। अच्छा ठीक है, फिर भी अच्छी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम जैसी प्यारी बच्ची की उदासी मुझे गवारा नहीं। आओ मेरे पीछे पीछे आओ।
یہ کہہ کر تتلی اڑی بچوں اور گڈو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ تتلی کبھی گڈو کے ساتھ ساتھ اڑنے لگتی، کبھی اس سے آگے نکل جاتی۔ آموں کے باغ سے گزرتے ہوئے آخر وہ دونوں نالے کے قریب پہنچ گئی۔ تتلی تو اڑتی ہوئی نالا پار کر گئی، مگر گڈو تیز پانی میں بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی دوسرے کنارے پر پہنچی۔ پانی میں اس کے کپڑے بری طرح سے بھیگ گئے تھے، پھر بھی گڈو تتلی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ آخر تتلی ایک پرانے ویران مقبرے میں داخل ہو گئی۔ گڈو اب بھی اس کے پیچھے تھی۔ اندر پہنچنے کے بعد تتلی ٹوٹے ہوئے دروازے پر بیٹھ گئی اور گڈو چھت کی طرف دیکھنے لگی جو کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ پھر گڈو نے تتلی سے کہا، یہاں کیوں آئی ہو بیٹی تتلی؟ بتاتی ہوں، دیکھو یہاں دنیا کا سب سے عقل مند پرندہ رہتا ہے۔ میں اسے مشورہ کرنے آئی ہوں کہ تمہارے ابو کو تمہارا پیغام کیسے بھیجا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر تم عقل مند پرندے سے بات کرو۔ الو بھیا، الو بھائی جان۔ کون ہے بھائی؟ کس نے دل کے اجالے میں ہماری نیند خراب کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں تتلی ہوں، آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں الو بھائی جان۔ میں سورج ڈوبنے کے بعد آنا، تمہیں پتا ہے الو نسل کے لوگ دن کو سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں۔ کام بہت ضروری ہے الو بھائی جان۔ بھائی تتلی، میں تمہاری بات ٹال بھی نہیں سکتا، کہو جلدی کیا بات ہے؟ یہ ننھی منی بچی جو میرے قریب کھڑی ہے نا، ہاں بھوکی ہے؟ نہیں، اس کا ابو پردیس میں ہے، بہت دنوں سے گھر نہیں آیا۔ یہ کسی پرندے کے ذریعے پیغام بھیجنا چاہتی ہے کہ وہ گھر لوٹ آئے۔ ہاں لو بھائی جان۔ بچی تم مجھے بھائی جان مت کہو، مجھے پتا ہے تم انسان پوری دنیا کی الو برادری کو بے وقوف سمجھتے ہو۔ میں نہیں سمجھتی۔ اچھا کرتی ہو تتلی۔ جی الو بھائی جان۔ کوئی ایسا کرو، تم اس بچی کو کبوتر خان شیرازی کے پاس لے جاؤ، وہ لمبے سفر کا عادی بھی ہے اور دوسروں کے کام بھی آتا ہے۔ وہ اس وقت کہاں ملے گا؟ دریا کے پل کے نیچے دوپہر کے وقت تھوڑی دیر سستانے ضرور آتا ہے۔ شکریہ الو بھائی جان، میں بھی اس کے پاس جاتی ہوں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ اور بچوں ایک بار پھر تتلی آگے گڈو اس کے پیچھے پیچھے کچے راستوں سے گزرتے دریا کے پل کی طرف بڑھنے لگے۔ پل کے قریب پہنچ کر تتلی نے کہا، تم ذرا دیر یہاں ٹھہرو، میں کبوتر کو دیکھتی ہوں۔ گڈو رک گئی اور تتلی اڑتی ہوئی پل کے اس حصے کی طرف چلی گئی جہاں بہت سے کبوتر بسیرا کرتے تھے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد تتلی واپس لوٹی تو کبوتر اس کے ساتھ تھا، سر سے پیر تک سفید، چھوٹی سی چونچ، چھوٹی چھوٹی ننھی گول گول آنکھیں۔ وہ قریب آتے ہی بے تکلفی سے گڈو کے کندھے پر بیٹھ گیا اور اپنی چونچ اس کے کان کے قریب لا کر بولا، ادھر ہوں۔ اتنی بیگم نے بتایا تو اپنے ابو کو بہت یاد کرتی ہے؟ ہاں کبوتر بھیا، مجھے اپنے ابو سے بہت پیار ہے۔ ارے پگلی بیٹی، ماں باپ سے پیار کسے نہیں ہوتا؟ مجھے یاد ہے ایک بار میرے ابو کبوتر کو ایک شکاری نے پکڑ لیا تھا جال لگا کے اور لے گیا تھا انہیں۔ یقین کرو میں نے 4 دن نہ دانا کھایا تھا نہ پانی پیا تھا۔ غٹر کو کبوتر بھیا، پھر اس بچے کے بارے میں کیا سوچا تم نے؟ سوچنا کیا ہے تتلی بیگم، کبوتر ہو یا انسان، الو ہو یا تتلی، سبھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، سبھی ایک دنیا میں رہتے ہیں تو سبھی کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ اللہ تمہیں بہت لمبی زندگی دے کبوتر بھیا۔ اچھا بیٹی، تم اپنے ابو کا پتہ بتاؤ۔ غٹر ہوں۔ اور بچوں، گڈو نے جلدی کبوتر کو اپنے ابو کا پتہ بتایا اور کبوتر اسے تسلی دے کر تیزی سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات دن کی پرواہ کیے بغیر وہ اڑتا رہا۔ جب ذرا تھکن محسوس کرتا تو تھوڑی دیر کے لیے زمین پر اتر آتا۔
जरा सस्ता लेता, दाना खाता, पानी पीता और फिर ताजा दम होकर उड़ने लगता। आखिर सफर के 5वें दिन बहुत बुलंदी से कबूतर को उस शहर की इमारतें नजर आने लगी जहाँ गुड्डू के अब्बू रहते थे। मगर अचानक उसे खतरे की बू महसूस हुई। उसने सर उठाकर जो देखा ना, तो एक खौफनाक बाज बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। बाज को देखते ही कबूतर पर खौफ तारी हो गया। वो सोच रहा था, मैं बाज के हाथों खत्म हो गया तो बच्ची का पैगाम उसके बाप तक नहीं पहुंच पाएगा। वो पूरी आवाज से चीखा, मेरी एक बात सुनो, मैं इस वक्त एक मासूम बच्ची का पैगाम लेकर उसके बाप के पास जा रहा हूँ। मुझे ये काम कर लेने दो। मैं वादा करता हूँ, काम होते ही खुद तुम्हारे पास चला आऊंगा। वो बच्ची अपने बाप के लिए बहुत बेचैन है। बाप, मैंने उसकी आंखों में आंसू भी देखे हैं। मुझ पर आज तक किसी के आंसुओं का असर नहीं हुआ कबूतर। मैं बहरहाल तुझे शिकार करूंगा और तेरा लजीज गोश्त मजे ले रखाऊंगा। पेट की आंख बुझाने के लिए तुम किसी दूसरे परिंदे का शिकार भी कर सकते हो, इसलिए मेरे पैसे मुझे मत रोको। तो शिकार के करीब पहुंचकर इसे छोड़ देना मेरी फितरत के खिलाफ है कबूतर। ठीक है बास, अगर तुम इतने ही पत्थर दिल हो तो एक बात कान खोल के सुन लो। मैं नेकी की तरफ जा रहा हूँ और नेकी खुदा को पसंद है। अब तुम्हारे खौफनाक पंजों से वही मुझे बचाएगा। वटर कबूतर ने बाज से ये कहा और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। बाज मौत बनकर उस पर झपटा। कबूतर ने बाज को इंतहाई करीब देखकर फजा में कलाबाजी खाई। जमीन की तरफ वो उड़ता लगाया। बाज जो जरा आगे निकल गया था, तेजी से वापस लौटा और फिर कबूतर की तरफ बढ़ा। मगर कबूतर इंतहाई थकन के बावजूद अपने जिस्म की पूरी कुव्वत से उड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू और दिल से बस एक ही दुआ निकल रही थी, अल्लाह, अगर मेरी मौत इस बात के हाथों लिखी है तो मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं बुद्धि का पैगाम उसके बाप तक पहुंचा दूं। और कबूतर की दुआ कबूल होगी। बच्चों, आसमान पर स्याह बादल उमड़ आए। फिर अचानक खौफनाक, दिल हिला देने वाली आवाज के साथ आखिर जालिम बाज खत्म हो गया। कबूतर ने खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। और काफी जिद्दोजहद के बाद उसने गुड्डू के बाप को तलाश कर ही लिया। गुड्डू का बाप अपने छोटे से क्वार्टर के आंगन में चादर ओढ़े, आंखें बंद किए चारपाई पर लेटा हुआ था। कबूतर ने दीवार पर बैठकर एक नजर उसे देखा, फिर उसने थके थके लहजे में बोला, उधर हो, ए भाई सोने वाले, जरा आंखें तो खोलो। कौन है? कौन हो तुम? मैं तुम्हारे गांव से आया हूँ। मेरे गांव से आए हो? हाँ भाई, गुड्डू मेरी बेटी का नाम है। तुम उसे कैसे जानते हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस साल घर नहीं पहुँचे। वो बच्ची तुम्हारे लिए बहुत उदास है। गुटर को मैं जानता हूँ, बेटियां बाप से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उससे दूरी मजबूरी है कबूतर। मैं 4 महीने से बिस्तर पर हूँ, लोहे की मशीन में फंसकर मेरी एक टांग कट गई है। मैं अपाहज हूँ कबूतर, मैं अपाहज हूँ।
लेकिन ये सब कुछ मेरा अपना किया जा रहा है। मैं अपनी बेटी, बीवी, जमीन, गांव सब कुछ छोड़कर ज्यादा पैसे की हवस में शहर आ गया था। शहर ने मुझे सब कुछ दिया, बहुत पैसा दिया, लेकिन मुझे अपाहज कर दिया है कबूतर, अपाहज कर दिया है। मगर अब मैं ठीक हूँ, बहुत जल्द घर चला जाऊंगा। उतर हूँ, अब ठीक हो जाओ तो आज ही गाँव लौट जाओ। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा, बिल्कुल यही करूंगा कबूतर दोस्त। तुमने मेरी बच्ची की खातिर जो सफर किया और तकलीफ उठाई, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। उतर हूँ, ये मत कहो। अल्लाह की जो भी मखलूक जो भी नेकी करती है वो ज़ाया नहीं जाती। उतर हूँ, अल्लाह की तरफ से उसका अजर जरूर मिलता है। फिर बच्चों, एक रात गुड्डो के दरवाजे पर दस्तक हुई। गुड्डो जाग रही थी। उसने पूछा, कौन है? मैं हूँ गुड्डो बेटी। अब्बू, अम्मी, अब्बू आ गए, मेरे अब्बू आ गए। अम्मी, मेरी बच्ची। अब्बू, ये आपको क्या हुआ? अब्बू, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं मेरी बच्ची, कुछ नहीं। मैं अब हमेशा के लिए गांव आ गया हूँ बच्ची। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा गुड्डो। चाहे हालात कैसे भी हो, हम एक दूसरे के साथ इसी गांव में रहेंगे और खुश रहेंगे। फिर बच्चों, गुड्डो अपने अब्बू के साथ हंसी खुशी गाँव